Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the bricklaying robot. तो लास्ट टाइम हमने रोबोटिक्स से ब्रिकलेइंग यानी कि वॉल कैसे बनाई जाती है, मैसनरी कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है वॉल का, वो हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, तो उसका सारा मैथोडोलॉजी, वो रोबोट कैसे बनता है, रोबोट का मतलब इक्विपमेंट्स, उसकी कॉस्ट, उसका कंपैरिजन ट्रेडिशनल मेथड्स से, और दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, तो वो सारा हमने देखा था। तो उसमें हम लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि अगर हम रोबोटिक्स से करते हैं ब्रिक मैसनरी वर्क जो है, यानी कि वॉल बनाने का जो कामकाज है, तो रोबोट से वो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी होता है। ओके, तो वो एक चीज़ है कि रोबोटिक्स से मतलब ब्रिक लेइंग जो है वो ईजीएस्ट हो जाता है, और जो वर्क ऑर्डर है वो भी मतलब अच्छा हो जाता है, यानी कि आप ज़्यादा वर्क ले सकते हो कंपेयर टू लेबर मेथड। ओके, तो आज जो है वो हम रोबोटिक्स में ही देखने वाले हैं, लेकिन डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कि डिमोलिशन वर्क, देखो आप सभी को पता है कि डिमोलिशन वर्क है वो एक लाइफ टाइम के बाद, स्ट्रक्चर का जो लाइफ टाइम होता है उसके बाद जो है वो डिमोलिशन किया जाता है। ओके, तो डिमोलिशन जो है वो हम रोबोटिक्स से कैसे कर सकते हैं, रोबोटिक्स से करने के बेनिफिशियल क्या है, ओके, और उसकी कन्वेंशनल मेथड्स क्या है अभी डिमोलिशन की, और उसे रोबोटिक्स से कंपेयर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं यही आपको दिखाने वाला हूँ कि कन्वेंशनल मेथड, मैकेनिकल मेथड्स कौन सी है, और जो अभी हम रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हैं डिमोलिशन में वो कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डिमोलिशन बाय रोबोटिक्स। तो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सब्जेक्ट जैसा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किसके रिगार्डिंग पढ़ना है, वो यहाँ पे दिया गया है। यूजुअली द लाइफ पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ 40 to 90 ईयर्स। के जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो लाइफ पीरियड होता है वो वैसे 40 to 90 ईयर्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन 30 ईयर्स जो है वो विदाउट रिपेयर होता है, विदाउट मेंटेनेंस होता है। 30 ईयर्स के बाद वो जो है वो मेंटेनेंस पे चला जाता है। ओके, existence of the structure is very dangerous to the occupants and surrounding buildings after the design life period, which may lead to severe impacts and cause of many deaths. ओके, मतलब जो एक्टिव लाइफ टाइम पीरियड होता है यानी 30 ईयर्स के बाद का जो मतलब पीरियड होता है वो, उसे हम डिज़ाइन लाइफ पीरियड बोलते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो मतलब लाइफ टाइम पीरियड होता है, डिज़ाइन लाइफ पीरियड होता है, वो 30 ईयर्स तक होता है। 30 ईयर्स के बाद वो मेंटेनेंस में जाता है। तो जब वो मेंटेनेंस में जाता है तो उसमें बहुत सारे मतलब जो है मतलब आसपास के जो बिल्डिंग्स है उसको भी खतरा हो सकता है। वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वहाँ पे जो अगर रेसिडेंशियली है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको, या तो कॉमर्शियली है तो जो कस्टमर उसे यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत ही मतलब डेंजर हो सकता है, लाइफ का उनका डेंजर हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता है अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो। ओके, these structures often meet with disasters, city reconstruction, and higher residence demand due to increasing population, which leads to reconstruction or demolition of the existing structures. अब देखो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है 30 ईयर्स के ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है वो डिज़ास्टर्स के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। देखो अगर डिज़ास्टर में मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट डिज़ास्टर जो सिटीज़ में अकर होता है वो मैं रेनफॉल की बात कर रहा हूँ, कि अगर रेनफॉल होगा तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि वो मतलब वाटर लोड है उसे बेयर कर सके। ओके, उनका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो मतलब बेयर कर सके वाटर लोड को। तो एक ये चीज़ है। तो डिज़ास्टर्स स्ट्रक्चर में मतलब डिज़ास्टर्स आते हैं, सिटी रिकन्स्ट्रक्शन, हायर रेसिडेंट डिमांड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो सिटी में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है कि जिसकी कैपेसिटी लो होती है तो उसे तोड़ के नया बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें डिमोलिशन करना पड़ता है, विच लीड्स टू रिकन्स्ट्रक्शन और डिमोलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें रिकन्स्ट्रक्शन करना है और उसका डिमोलिशन करना है उसके लिए। तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उसे हमें डिमोलेट करना पड़ता है। ओके, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है कि ये हमारा मतलब हम ये सब्जेक्ट डिमोलिशन रोबोटिक्स से क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें ये सब्जेक्ट में दिखाया गया है। ओके, उसके बाद जो है वो है इंट्रोडक्शन आपका, कि इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन देखें कि डिमोलिशन की, डिमोलिशन किसे बोलते हैं और डिमोलिशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं
डिमोलिशन मीन्स डिकंस्ट्रक्शन, tearing down, breakup, removal of whole or a part of any structure with the help of some equipment or other method in a controlled manner with a legal procedure and consent of the local authority. ओके तो ये सारा जो है मतलब डिमोलिशन का डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि डिमोलिशन जो है वो क्या। तो डिमोलिशन मीन्स डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन को मतलब तोड़ना, टीयरिंग डाउन उसे मतलब ब्रेक करना, रिमूवल ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, पूरे स्ट्रक्चर को या उसके कोई पार्ट को मतलब जो है वो निकाल लेना विद सम इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट की मदद से, और अदर मेथड इन अ कंट्रोल मैनर विद अ लीगल प्रोसीजर एंड कंसर्न ऑफ द लोकल अथॉरिटी। तो उसमें जो है वो लोकल लीगल प्रोसीजर और जो लोकल अथॉरिटी है उसका कंसेंट भी शामिल होता है। ओके तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब डिमोलिशन में होती है। डिमोलिशन इज जनरली क्लासिफाइड एज कॉमर्शियल डिमोलिशन एंड मिलिट्री डिमोलिशन। तो डिमोलिशन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल डिमोलिशन एंड द सेकंड वन इज मिलिट्री डिमोलिशन। ओके उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है मेथड्स ऑफ डिमोलिशन, कि मेथड्स ऑफ डिमोलिशन कौन कौन सी है, डिमोलिशन कैसे कैसे हो सकता है। सबसे फर्स्ट है आपकी कन्वेंशनल मेथड, सेकंड है मैकेनिकल मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड, माइक्रोवेव मेथड, सोनिक वेव मेथड, एडवांस रोबोटिक्स मेथड, केमिकल मेथड, हाइड्रोलिक जेट मेथड, थर्मल लेंस मेथड एंड स्टिच ड्रिलिंग मेथड। तो ये सारी जो मेथड्स है उसकी मदद से आप जो है आपका डिमोलिशन जो है वो कैरिड आउट कर सकते हो। ओके तो वन बाय वन हम मेथड्स देखेंगे, और इसमें से जो एडवांस रोबोटिक्स मेथड है वो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे, और उसके इक्विपमेंट भी सबसे ज़्यादा पड़ेंगे कि क्योंकि हम जो है वो रोबोटिक्स पे अभी ध्यान देने वाले हैं। ओके तो इसीलिए हम जो है वो रोबोटिक्स मेथड्स पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। ओके तो आइए देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से कि कन्वेंशनल मेथड कौन कौन सी है। ओके कन्वेंशनल मेथड्स यानी कि जो पहले से चली आई है वो मेथड। तो पहले से आपने देखा है कि आप ऐसे हैमर्स का यूज़ करते हो डिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि मैन्युअली होता है, लेबर्स के साथ होता है। तो उसे हम स्लेज हैमर बुलाते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स पे देख सकते हो कि स्लेज हैमर कैसी होती है। ये उसका टॉप है और ये उसका फुल इमेज है, और स्लेज हैमर से कैसे काम करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब स्लेज हैमर के साथ साथ कई बार ये ऐसे चिपिंग हैमर क्या होता है कि ऐसे मतलब नुकीली होती है थोड़ी, और उसके बाद जो है वो रोटरी हैमर है। तो रोटरी हैमर में ऐसे ड्रिलिंग टाइप होता है, तो यहाँ से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ मशीन हो गया रोटरी जो हैमर जो है वो आपकी। तो ऐसे हैमर्स का यूज़ करके कन्वेंशनल मेथड्स में हम डिकंस्ट्रक्शन करते थे। ओके तो ये सब जो है वो पुराने ज़माने में होता था, और वो बहुत टाइडियस भी था, यानी कि उसमें बहुत दिन लग जाते थे। कंस्ट्रक्शन में आपके जितने दिन नहीं लगते थे उतने डिकंस्ट्रक्शन में लग जाते थे। तो ये जो इक्विपमेंट्स है वो आपको याद रखने हैं कन्वेंशनल मेथड्स के। फर्स्ट है आपके स्लेज हैमर, दूसरा चिपिंग हैमर, एंड थर्ड जो है वो रोटरी हैमर। ओके इक्विपमेंट्स इन कन्वेंशनल मेथड्स। अब कन्वेंशनल मेथड्स में इक्विपमेंट भी इन्वॉल्व होते थे। देखो हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा उसमें मतलब जो मैन्युअली ऑपरेटेड थे वही मतलब जो इक्विपमेंट थे। अब ये भी मैन्युअली ऑपरेटेड ही है, लेकिन वो थोड़े एडवांस इक्विपमेंट है। ओके डिमोलिशन हैमर, देखो यहाँ पे जो डिमोलिशन हैमर है वो मैकेनिकली ऑपरेटेड है। ओके पेवमेंट ब्रेकर, आपने ये पेवमेंट ब्रेकर जो देखा होगा कि जहाँ भी मतलब जो सीमेंट आरसीसी का रोड होता है, नाउअडेज म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन होता है वहाँ पे ऐसे आपको आरसीसी रोड देखने को मिलते हैं। तब आरसीसी रोड का जब डिमोलिशन करना होता है हमें, वैसे तो आरसीसी रोड का डिमोलिशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई मतलब वेस्ट वाटर पाइपलाइन अगर आपको डालनी है जो कि रोड के नीचे से जा रही हो, तो उतना पोर्शन आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो उसके लिए आप जो है वो पेवमेंट ब्रेकर का यूज़ करते हो। ओके तो पेवमेंट ब्रेकर आपने कई जगह पे देखा होगा, ऐसे जो है वो ऑपरेट होता है, और वो जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, आरसीसी रोड है, उससे मतलब निकालने का काम करता है, उसे डिमोलेट करने का काम करता है। उसके बाद ये है न्यूमेटिक हैमर। न्यूमेटिक हैमर है उसका भी मतलब यही काम है कि जो कंक्रीट पेवमेंट है या फिर कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसे मतलब डिमोलेट करना।
लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए हमें मैनुअल पावर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, इसलिए ये सारे जो है वो कन्वेंशनल मेथड में आ जाते हैं, डिमोलिशन हैमर, पेवमेंट ब्रेकर एंड न्यूमेटिक हैमर। तो ये सारे जो है इक्विपमेंट यूज्ड इन कन्वेंशनल मेथड है। इन जनरल द फॉलोइंग सीक्वेंस सेल्फ अप्लाई। देखो जनरल जो डिमोलिशन होती है उसमें कौन सी सीक्वेंस जो है वो अप्लाई होती है वो हम आपको बता देते हैं। यूटिलिटीज डिसकनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग वाटर लाइन, ड्रेनेज कनेक्शन एक्सेट्रा। तो सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लम्बिंग वाटर लाइन है और ड्रेनेज कनेक्शंस है, उसे मतलब डिसकनेक्ट करते हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज़ जो मतलब हमारे स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, प्लम्बिंग वाटर लाइन है, ड्रेनेज कनेक्शन है, तो उसे जो है वो हम सबसे पहले डिसकनेक्ट करते हैं। ओके ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम यूटिलिटीज़ जो है उसे डिसकनेक्ट करते हैं। ऑल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स, कैनोपीज, वरांडास एंड फीचर attached to the external walls shall first be demolished prior to demolition of main building and its internal structure on each floor। ओके, सबसे पहले जो कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स है जैसे कैनोपीज है, वरांडास है, फीचर्स अटैच टू द एक्सटर्नल वॉल्स है, यानी एक्सटर्नल वॉल से जो भी मतलब एक्सटर्नल वॉल यानी आपकी एक्सटीरियर वॉल, तो उससे अटैच जो भी मतलब फीचर्स है, स्ट्रक्चर्स है, उसे हम पहले रिमूव करते हैं। ओके, और जो मेन बिल्डिंग है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ऑन ईच फ्लोर उसे हम पहले रिमूव करते हैं। व्हेन डिमोलिशिंग द रूफ स्ट्रक्चर, ऑल लिफ्ट, मशीन रूम्स एंड वाटर टैंक्स एट हाई लेवल शैल बी डिमोलिश्ड इन टॉप डाउन सीक्वेंस टू द मेन रूफ लेवल। ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो लिफ्ट, मशीन रूम्स है वो, और सबसे टॉप में जो वाटर टैंक्स है हाई लेवल पे, उसे सबसे फर्स्ट हम डिमोलिट करते हैं, और वो भी टॉप डाउन सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम वाटर जो है वाटर टैंक जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, तो उसे हम डिमोलिट करते हैं। फिर उसके बाद हम मतलब नीचे आते हैं, तो टॉप से डाउन के सीक्वेंस में हम जो है वो डिमोलिशन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि पहले ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिट करते हैं और वहाँ से नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर को डिमोलिट किया है यहाँ से और नीचे आ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों फिगर में आप क्लियरली देख सकते हो ये सारा प्रोसीजर। उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, डिमोलिशन ऑफ द फ्लोर स्लैब शैल बिगिन एट मिड स्पान एंड वर्क्स टुवर्ड द सपोर्टिंग बीम्स। अब देखो जो स्लैब्स होते हैं, फ्लोर के स्लैब्स होते हैं, तो उसे डिमोलिट करना है हमें, तो हमें सबसे फर्स्ट जो है वो मिडल पे, उसके मिड स्पान पे जो है वो डिमोलिट करना है। फिर उसके बाद जो है वो हम टुवर्ड्स द सपोर्टिंग बीम, तो उसके बाद हम सपोर्टिंग बीम पे जाएंगे। तो जब भी कोई भी आप मतलब स्लैब का डिमोलिशन करते हो तो मिडल पोर्शन करना चाहिए, ये आपको याद में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। ओके, तो जैसे यहाँ के आपको फिगर में दिखाया है, देखो यहाँ पे बीच का जो पोर्शन है, जो होल है, वो डिमोलेट किया गया है। फिर उसको चारों साइड से मतलब डिमोलेट करते करते जो सपोर्टिंग बीम है वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको सबसे पहले माइंड में रखनी है। डिमोलिशन ऑफ द फ्लोर स्लैब शैल बिगिन एट मिड स्पैन एंड वर्क्स टुवर्ड द सपोर्टिंग बीम। फिर उसके बाद हमें सपोर्टिंग बीम पे जाना है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो आपका है, फ्लोर बीम्स शैल बी डिमोलिश्ड इन ऑर्डर ऑफ कैंटिलीवर बीम्स, सेकेंडरी बीम्स एंड देन मेन बीम्स। जो बीम्स है उसमें सबसे फर्स्ट जो कैंटिलीवर बीम्स है उसे डिमोलेट करना है, उसके बाद सेकेंडरी बीम्स है, और उसके बाद जो मेन बीम्स है उसे हमें डिमोलेट करना है। ओके, ये जो सीक्वेंस है वो हमें माइंड में रखनी है और उसी हिसाब से काम करना है, चाहे आप रोबोट से करो या कन्वेंशनल मेथड से करो। नॉन लोडिंग बेयरिंग वॉल्स शैल बी रिमूव्ड प्रायर टू डिमोलिशन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल्स। जो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स है शैल बी रिमूव्ड प्रायर टू डिमोलिशन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल्स। देखो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स यानी कौन सी वॉल्स कि जो मतलब आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बनी हुई है वो लोड, तो वो जो वॉल्स है उसे हमें सबसे फर्स्ट रिमूव करना है। फिर उसके बाद जो है वो लोड बेयरिंग यानी कि जो ब्रिक से बनी हुई है वो वॉल को हमें रिमूव करना है। ओके, कॉलम्स एंड लोड बेयरिंग वॉल्स शैड बी डिमोलिश आफ्टर रिमूवल ऑफ बीम्स ऑन टॉप। सबसे पहले जो टॉप वाले बीम है उसे मतलब निकाल के फिर उसके बाद कॉलम और जो लोड बेयरिंग वॉल्स है उसे हमें निकालना पड़ता है। ओके, तो ये सारे स्टेप जो है वो कैरिड आउट किए जाते हैं ड्यूरिंग डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कोई भी स्ट्रक्चर के डिमोलिशन के लिए हमें ये जो है वो रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ता है, तो ही हम जो है वो मतलब इफेक्टिव डिमोलिशन जो है वो कर पाएंगे। ओके
अब उसके बाद जो है वो एडवांस टेक्निक्स यूजिंग रोबोटिक मशीन्स जो है वो हम देखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है कि रोबोटिक्स मशीन से हम कैसे मतलब जो है वो डिमोलिशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट्स यूनिक रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्टिंग द राइट मशीन टू इंश्योर द वर्क इज डन इज अ सेफ एंड एफिशिएंट मैनर। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट के डिमोलिशन के लिए रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्टिंग राइट मशीन, कोई भी डिमोलिशन के लिए राइट मशीन को सिलेक्ट करना वो क्या इंश्योर करता है कि आपका वर्क सेफली होगा और एफिशिएंट मैनर में होगा। रोबोटिक मशीन्स मीट दिस यूनिक चैलेंजेस। रोबोटिक मशीन्स जो है वो यूनिक चैलेंजेस को मीट करते हैं। स्मॉलर रोबोटिक डिमोलिशन मशीन्स टू गेट इनटू दोज टाइट स्पॉट्स एंड इफ अ प्रोजेक्ट हैज सम ट्रिकी और confined spaces we have robotic equipment on hand to get job done। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी जगह पे होती है कि वहाँ पे आप मैन्युअली ऑपरेट नहीं कर पाते हो, तो जहाँ पे आप मैन्युअली ऑपरेट नहीं कर पाते हो वहाँ पे ये जो मतलब आपका रोबोट है वो आपको यूज़ में आता है और रोबोट की मदद से आप इजीली जो है वो डिमोलिशन वर्क जो है वो कर सकते हो। ओके, तो ये जो है वो एडवांटेजेस है एक तरह से देखें तो कि रोबोटिक्स जो है वो हमें डिमोलिशन में क्यों यूज़ करना चाहिए। ओके, उसके बाद है मैकेनिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल मेथड यानी आपका सेमी रोबोटिक मेथड हो गया, क्योंकि उसमें हम जो है वो लेबर का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो नाउअडेज इसे भी हम रोबोटिक्स भी बोल रहे हैं। हाई रीच आर्म, आपने ऐसा हाई रीच आर्म देखा होगा जिसमें मतलब ऐसा एक मशीन होता है नीचे और ऑपरेटर होता है इस पे बैठा हुआ कैबिन में, और जो है वो हाई रीच आर्म से ऑपरेट करता है। ओके, अडोप्टेड जो हाई रीच आर्म है, इट इज़ अडोप्टेड व्हेन द डिमोलिशन वर्क एक्सीड्स बाय 20 मीटर इन हाइट। 20 मीटर से ज़्यादा हाइट पे अगर आपको डिमोलिशन वर्क जो है वो कैरिड आउट करना है तो आप हाई रीच आर्म का यूज़ करोगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेस टैंक, लॉन्ग आर्म एंड प्राइमरी टूल अटैच टू द आर्म। देखो, इसमें जो है 3 टाइप के मतलब पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका बेस टैंक, उसके बाद है लॉन्ग आर्म एंड देन प्राइमरी टूल। तो ये तीनों जो है वो इसकी मदद से जो है वो हाई रीच आर्म जो है वो डिमोलिशन वर्क कैरिड आउट करता है। ओके, अब जो अटैचमेंट है वो किस टाइप के होते हैं आर्म पे वो हम देख लेते हैं। तो एक ग्रैपल टाइप होता है कि जो मतलब चीज़ों को पकड़ के खींचने में काम आता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर को आपको अगर रिमूव करना है तो वो हैमर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं आप। शीयर जो कोई शीयर फोर्स जो प्रोड्यूस करना है तो आप शीयर वाला इक्विपमेंट अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो मल्टी प्रोसेसर है जो सारे तरीके के जो काम है उस पर काम आता है। पल्वराइजर्स है एंड बकेट्स है। ओके, तो ये अटैचमेंट जो है वो हाई रीच आर्म में हम लगा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली कि यहाँ पे जो आर्म है कि जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल आर्म के कॉर्नर पे जो प्राइमरी टूल होता है वो 3rd नंबर होता है। तो प्राइमरी टूल जो है वहाँ पे हम ऐसे अटैचमेंट जो है वो मतलब फिक्स कर सकते हैं जिसकी मदद से हम डिज़ायर्ड डिमोलिशन कर सकते हैं। ओके, तो ये एक आपका रोबोटिक्स मेथड भी हो गया, मैकेनिकल मेथड भी हो गया कि कैसे मतलब आप जो है वो मतलब डिफरेंट टूल्स की मदद से जो आपका डिमोलिशन है वो इफेक्टिवली कर पाते हैं। ओके, उसके बाद है हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर। तो ये जो है वो हैमर प्रोड्यूस अ रिपीटेड इम्पल्स टू ब्रेक अ स्ट्रक्चर्स। रिपीटेटिव इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है ये इम्पैक्ट हैमर, जिसकी मदद से आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर भी ऐसे ही है जैसे मतलब आपने जो लास्ट दिखा हाई रीच आर्म देखा, तो हाई रीच आर्म भी ऐसे ही वर्क करता है जैसे ये हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर वर्क करता है। ओके, उसमें भी आप देख सकते हो कि एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, एक आर्म होता है और लास्ट पे जो है वो आपका टूल लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट में ओनली ऐसा मतलब ब्रेकर ही लगा हुआ होता है, तो इसलिए उसको इम्पैक्ट हैमर हम बुलाते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर और हाई रीच आर्म दोनों में ये डिफरेंट है कि हाई रीच आर्म में आप अलग अलग इक्विपमेंट अटैचमेंट जो है वो लगा सकते हो, पर हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर में आप जो डिफरेंट अटैचमेंट है वो लगा नहीं सकते हो, वो आप खाली आरसीसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये है आपका हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर। उसके बाद है हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर। तो हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर क्या है वो हम देखते हैं। तो
प्रोड्यूस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स टू कट द स्टील एज वेल एज द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। देखो कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होगा तो उसमें स्टील जो होगा, तो वो स्टील को कट करने के लिए ये हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर जो है वो हम यूज़ करते हैं। ओके, हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर यूज़ करते हैं। तो ये क्रशर जो है वो कंक्रीट को तो क्रश करता है, ये साथ में स्टील को भी कट करता है। तो ये एक साथ दोनों काम परफॉर्म कर लेता है और स्टील को कट करने का भी काम कर लेता है। तो हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर जो है वो आगे के दो इक्विपमेंट से ऐसे अलग पड़ता है क्योंकि वो कंक्रीट को और स्टील को एक साथ डिमोलिशन के लिए काम आता है। अब देखो कंक्रीट और स्टील जो है वो हमारे स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये जो इक्विपमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके, उसके बाद है रैकिंग बॉल। तो रैकिंग बॉल डिस्ट्रक्शन इज डन बाय इम्पैक्ट एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो फिगर में, जो स्मॉल फिगर है उसमें आपको दिखाया है कि ऐसा एक बॉल टाइप होता है रैकिंग बॉल, जिससे हम इम्पैक्ट करते हैं। ओके, इम्पैक्ट एनर्जी से जो स्ट्रक्चर का डिमोलिशन होता है। स्टील बॉल वेइंग अप टू 6500 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द क्रॉलर क्रेन। देखो ऐसे क्रॉलर क्रेन जो होती है, मतलब एक टाइप से क्रेन जैसी होती है, तो वहाँ से हाइट पे से ऐसे ये बॉल को मतलब हम सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करने से क्या होगा, देखो ये 6500 kg का बॉल है, तो जैसे ही हम सस्पेंड करेंगे तो जहाँ पे भी वो टकराएगा, जहाँ पे भी कॉलिजन होगा, वो स्ट्रक्चर डिमोलेट हो जाएगा। ओके, तो इसकी एक लिमिटेशन भी है, कैन बी यूज ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स। इसे हम स्टील स्ट्रक्चर्स पे यूज़ नहीं कर सकते। एंड लेस कंट्रोल ऑन मूविंग बॉल। तो हमारा जो मूविंग बॉल होता है उसे भी मतलब हम देखो जब वो सस्पेंड होता है तब उसकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये उसकी लिमिटेशन है कि रैकिंग बॉल जो है वो बहुत ही स्पीडली अप्लाई होता है। तो जहाँ पे मतलब आसपास के कोई दूसरे स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पे हम ये रैकिंग बॉल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो रैकिंग बॉल जो है वो इम्पैक्ट एनर्जी के बेस पे काम करता है कि इम्पैक्ट एनर्जी से वो स्ट्रक्चर को डिमोलेट करता है। ओके, उसके बाद है ये पुशर आर्म। तो पुशर आर्म अटैच अप्लाई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट टू द स्ट्रक्चर टू बी डेमोलिश्ड। हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करने का काम पुशर आर्म करता है। एडॉप्टेड फॉर हाइट इज लेस देन 15 मीटर। 15 मीटर से कम हाइट हो तब हम ये पुशर आर्म जो है वो यूज़ करते हैं रोबोटिक्स के तौर पे। 2/3 हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज लेस देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड 16 mm फ्रॉम टॉप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है वो उसके फीचर्स है पुशर आर्म के, कि पुशर आर्म हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पुशर आर्म जनरली जो है वो लेस देन 15 मीटर जब हाइट होती है तब आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और ऐसे स्ट्रक्चर्स में वो इजीली यूज़फुल होता है। जैसे आपको ऐसे कोई बाउंड्री वॉल है उसे डिमोलेट करना है, तो बाउंड्री वॉल जनरली 15 मीटर या उससे कम की होती है, तो उसे डिमोलेट करने के लिए ये पुशर आर्म सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ओके, उसके बाद है काम शेल। तो काम शेल जो है वो मतलब जो रैकिंग बॉल जैसे क्राउलर क्रेन था वैसे ही यूज़ होता है। काम शेल प्रोग्रेसिवली बाइट्स द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आइदर बाय डिलिबरेट कोलैप्स और वायर ऑफ पुलिंग। देखो ये पूरे स्ट्रक्चर को टॉप से डाउन तक डिमोलेट करने के लिए काम आता है। द काम शेल्स शैल बी ऑपरेटेड नॉट लेस देन 1 मीटर अबव द स्ट्रक्चर बीइंग डिमोलिश्ड। यानी कि जो काम शेल है उसे हम ऑपरेट नहीं कर सकते, शैल बी ऑपरेटेड नॉट लेस देन 1 मीटर अबव। जहाँ से मतलब डिकंस्ट्रक्शन करना है वहाँ से 1 मीटर अबव से हम ऑपरेट नहीं कर सकते द स्ट्रक्चर बीइंग डिमोलिश्ड। तो ऐसे जो है वो उनका लिमिटेशन है और कैसे वो वर्क करता है वो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। तो ये टॉप से डाउन तक आपको स्ट्रक्चर को डिमोलेट करने के लिए काम में आता है। ओके, तो आज जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो मतलब डिमोलिशन जो है वो कैरिड आउट किया जाता है और उनके जो स्टेप्स जो है वो क्या है। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipment and automation. Thank you.